वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स मेक केमिस्ट्री सिंपल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से फर्स्ट चैप्टर। वैसे तो फर्स्ट चैप्टर था सॉलिड स्टेट, लेकिन अभी सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो देखते हैं सॉल्यूशन। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूँ, हम एक ग्लास वाटर ले रहे हैं और उसमें शुगर डाल रहे हैं और उसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, तो वो हमारे पास बन गया सॉल्यूशन। और होमोजेनियस मिक्सचर कौन से होंगे, जिसमें कंपोजिशन सेम हो थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सो कंपोजिशन सेम का मतलब जैसे एक ग्लास वाटर है, उसके हमने 3 पार्ट्स कर लिए, तो तीनों पार्ट्स हैं उसमें कंपोजिशन सेम होगी। आई कैन से शुगर और वाटर इक्वल क्वांटिटी में होगा, तो वो हो गया हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, वो सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब केमिकली वो सब्सटेंसेस नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था अभी शुगर एंड वाटर, तो वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते। whose composition can be valid up to a certain limit, जिनकी कंपोजिशन हम एक सर्टेन लिमिट तक उसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारे पास सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन तो ये हो गया हमारे पास। अब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। फर्स्ट होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वो सब्सटेंस जो हम ऐड करते हैं। आई कैन से, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था वाटर एंड शुगर, तो शुगर क्या हो गया यहाँ पे सॉल्यूट। तो शुगर सॉल्यूट एंड जो वाटर हमने लिया था वो हो गया सॉल्वेंट। अभी देखिए सॉल्यूट है वो हमारे पास कम क्वांटिटी में है, और आई कैन से जिसको हम मिक्स करते हैं वो हो गया हमारे पास सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट बोलूँ तो मैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में है और जिसमें हम मिक्स करते हैं किसको, सॉल्यूट को। तो ये हो गए हमारे पास इसके दो कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जैसा कि मैं सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन सुना है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन सुना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुना है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सुना है। तो ये इन सबको देखते हैं अब ये चीज़ें क्या होती हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं, बाइनरी मीन्स क्या होता है, टू। तो बाइनरी क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स। तो इस सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होंगे। अगर मैं एक बार फिर से देख लेते हैं, एक सॉल्यूशन, वो बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स होंगे। सो सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट्स। ओके, तो ये हो गया हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे मैंने ले लिया NaCl प्लस H2O, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। इसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो गए, वन इज NaCl एंड सेकंड इज H2O। अब फिर मैंने टर्सरी सॉल्यूशन का जिक्र किया था, टर्शरी। अब अगर आप मैथ्स में पढ़ा होगा आपने कि जो टर्सरी होता है इसका मतलब होता है 3, तो ये हो गया 3। अब इसका जैसे यहाँ पे बाइनरी का मतलब 2 था, तो इसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स थे, तो यहाँ पे टर्सरी का मतलब अगर 3 है तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सो टर्सरी सॉल्यूशन कौन सा हो गया, अ सॉल्यूशन विच इज हैविंग ओनली 3 कंपोनेंट्स। एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया था NaCl प्लस H2O। अब इस H2O के अंदर अगर मैं KCl और डाल दूँ इस पूरे मिक्सचर में, तो ये बन गया मेरे पास टर्सरी का एग्जांपल। तो ये तो हमने पढ़ लिए बाइनरी सॉल्यूशन एंड टर्सरी सॉल्यूशन। अब फिर एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे। एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा, हम कोई भी रिएक्शन वगैरह लिखते हैं तो उसके नीचे एक्वस मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl एक्वस ले लिया, और भी एक्वस चीज़ें लेते हैं हम, तो वो हम क्यों लेते हैं, अब वो देखते हैं एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे,
एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कौन से हो जाएंगे? जिनके अंदर वाटर सॉल्वेंट का काम करे। सबसे पहले तो सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज़्यादा क्वांटिटी में हो और आई कैन से जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हो, या फिर जिसका फेज लास्ट में बचे। फेज लास्ट में बचे से मतलब जैसे मैंने वाटर और शुगर का एग्जांपल लिया था, उसमें जो फेज था लास्ट में सॉलिड लिक्विड गैस में से, वो लिक्विड था और वो लिक्विड फेज किसका था? वाटर का था। तो जिसका फेज रिजल्टेंट हो उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। अब एक्वस के केस में क्या होगा? वाटर का फेज रिजल्टेंट, जैसे वाटर लिक्विड होता है तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। और आई कैन से वाटर में अगर हम किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं और जो रिजल्टेंट फेज हो वो वाटर वाला फेज ही आ जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। अब अगर नॉन एक्वस सॉल्यूशन की मैं बात करूं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जैसा कि एक्वस सॉल्यूशन में मैंने बोला था कि जो फेज होना चाहिए वो वाटर का फेज होना चाहिए, और आई कैन से जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो वाटर ही होना चाहिए। कुछ भी मिक्स, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था शुगर एंड वाटर, तो उसके अंदर शुगर ऐड करने के बाद भी जो वाटर था वो वाटर ही रहा था, उसके अंदर शुगर मिक्स हो गई थी लेकिन उसका टेस्ट चेंज हुआ था लेकिन अपीयरेंस वगैरह चेंज नहीं हुआ था। लेकिन नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास वाटर का फेज आया था और आई कैन से वाटर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा था। इस केस में क्या होगा? वाटर को छोड़ के जितने भी लिक्विड्स हमारे पास बचते हैं वो सारे सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेंगे। सो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाएंगे सॉल्वेंट्स? अदर देन वाटर। वाटर को छोड़ के जितने भी लिक्विड और आई कैन से जो भी सब्सटेंस सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर सकता है वो किस में आ जाएगा हमारे पास? नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। अब नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बाद मैंने जो सॉल्यूशन है इसके 3 टाइप्स का जिक्र किया था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब वो लेके चलते हैं क्या होते हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो लेके चलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में किसी सॉल्यूशन में कोई और ज़्यादा सॉल्यूट हम ना ऐड कर सके तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर एंड वाटर का एग्जांपल हम स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं तो उसी से समझाते हैं। शुगर एंड वाटर, जैसे मैंने लिया 20 ml वाटर लिया और उसके अंदर सपोज कर लीजिए उसके अंदर मैंने डाल दिया 5 ग्राम शुगर। 5 ग्राम शुगर डाल दी मैंने 20 ml वाटर में, तो वो शुगर उसके अंदर कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गई। अब उससे ज़्यादा शुगर मैं उस टेम्परेचर पे उसके अंदर नहीं डाल सकती। और आई कैन से, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा अगर आप शिकंजी बनाते हैं तो उसके अंदर हम चीनी को डाल के उसको डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है एक टाइम ऐसा आता है कि जो चीनी होती है वो नीचे उसके छोटे छोटे पीसेस रह जाते हैं और हम कितनी भी कोशिश कर लें वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते। उसका क्या रीजन होता है? उसकी सैचुरेटेड स्टेट आ चुकी होती है और उससे ज़्यादा चीनी, लेकिन से उससे ज़्यादा शुगर उस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकती, तो वही हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा? वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते और पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 5 ग्राम शुगर को हमने डिसॉल्व किया 20 ml वाटर में, और अगर मैंने शुगर 6 ग्राम ले ली तो वो 1 ग्राम शुगर नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यहाँ पे नो वर्ड को हटा दे तो यही डेफिनेशन बन जाएगी। डेफिनेशन याद करने का तरीका बता रही हूँ। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इसके अंदर हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि उसके अंदर तो हम सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते थे, अब इसके अंदर कर सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया था इसका फिक्स्ड जो स्टेट थी मैंने ली थी कि भाई 5 ग्राम से ज़्यादा हम इसके अंदर मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैंने ले ली यहाँ पे शुगर 3 ग्राम और उसको मैंने मिक्स कर दिया 20 ml वाटर में, ठीक है।
ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिया है मैंने। अब उसके अंदर, उस पानी के अंदर इतनी क्वांटिटी है कि अगर मैं उसके अंदर 2 ग्राम चीनी और डाल दूंगी तो वो उसको मिक्स कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 ग्राम हमने डाल दिया। अब 2 ग्राम क्वांटिटी तो उसकी लेफ्ट है कि वही वो डिजोल्व कर सकती है। अब 2 ग्राम अगर हम उसके अंदर डाल देंगे उसी टेम्परेचर पे तो उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। आ गई हमारी डेफिनेशन कि a solution in which more solute can be dissolved at a particular temperature. For example, यहाँ पे देख लीजिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। 3 ग्राम मैंने डिसॉल्व कर दिया 20 ml में, अब 2 ग्राम में ज़्यादा डिसॉल्व कर सकती हूँ, तो वही डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ओके, थर्ड मेरे पास आती है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है इसका एक नाम मेटा स्टेबल सॉल्यूशन भी है। अब इसमें क्या डेफिनेशन है देखिए, सॉल्यूशन हैविंग मोर सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूट हो, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज्यादा सॉल्यूट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो हो नहीं सकता। मींस जिस टेम्परेचर पे हम जिसको डिसॉल्व करने लगे उसी टेम्परेचर पे तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम पढ़ चुके हैं। फिर मेरे पास आता है विच इज जनरली डन बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। और जो जनरली कैसे होता है, टेम्परेचर को चेंज करने से। टेम्परेचर को चेंज करने से जनरली तो इंक्रीज करने से ही होता है। अब टेम्परेचर को चेंज करने से कैसे होता है ये समझ लीजिए। आप कभी हलवाई की दुकान पे गए हैं, गए ही होंगे हलवाई की दुकान पे, तो सभी जाते हैं। तो वहां पे जो वो चाशनी बनाता है उसके अंदर वो उसको गर्म क्यों करता है, उसके अंदर वो ज्यादा अमाउंट ऑफ ज्यादा चीनी उसके अंदर डिजोल्व हो जाए इसीलिए वो उसको गर्म करता है। और देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि जितने ज़्यादा उसको गर्म करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा चीनी उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी। तो वो हो गया हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, चेंजिंग, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सॉल्यूट उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। नॉर्मली आप घर में ही देख लीजिए, अगर आप घर में ही चाशनी बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप उसको हीट करेंगे, पहले तो सिंपली उसको बिना हीट किए उसके अंदर चीनी डिजोल्व कीजिए और बाद में फिर उसको हीट कीजिए, तो जितनी चीनी हमने पहले डिजोल्व की थी उतनी ही या उससे ज़्यादा भी उसके अंदर डिजोल्व हम कर सकते हैं इजीली। तो वो हो गया हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और मेटा स्टेबल स्टेट, और एक से मेटा स्टेबल सॉल्यूशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसा कि हमने उसको गर्म किया, तो जब तक वो गर्म था तब तक तो उसका टेम्परेचर चेंज था और आई कैन से उसका टेम्परेचर ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडा होगा, जिस मिक्सचर को हमने गर्म किया था, जैसे जैसे वो ठंडा होगा तो क्या वो चीनी दोबारा क्रिस्टलाइज हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। जैसा कि अगर आपने कभी चाशनी बनाई हो तो आपको पता भी चल जाएगा, जैसे जैसे वो चाशनी ठंडी होती जाएगी, जितना जो पानी का लेवल है उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाएगी और उस लेयर के अंदर क्या होता है, जो क्रिस्टल बन जाते हैं हमारे चीनी के, जो चीनी दोबारा से जम जाती है और एक से जो एक्स्ट्रा चीनी हमने हीट के थ्रू उसके अंदर डिजोल्व की थी वो चीनी बाहर जम जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और मेटा स्टेबल स्टेट। अब ये सॉल्यूशन के पार्ट्स तो हमने सारे कर लिए हैं, अब इसके लेके चलते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन में नॉर्मली सारी प्रॉपर्टीज तो आप कर चुके हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन कर ली, इसके पार्ट्स कर लिए। फिर भी एक जनरल व्यू हमारे दिमाग में सेट हो जाए और माइंड में थोड़ा उन दोबारा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए हम देख लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन शुड बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन है जो वो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ये हम अपना एक एग्जाम्पल लेके भी आपको क्लियर कर चुके हैं। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था अभी, शुगर एंड वाटर, तो सॉल्यूशन उसके अंदर क्लियर था एंड ट्रांसपेरेंट था। तो ये हो गई हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड मेरे पास आता है सॉल्यूट शुड नॉट सेटल डाउन। अब सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होने चाहिए। जैसे अभी शुगर एंड उसका ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं वाटर का। तो शुगर एंड वाटर के केस में अगर मैं उस शुगर को डिजोल्व नहीं करूँगी तो वो सेटल डाउन हो जाएगी और हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। सॉल्यूशन तो तब बनेगा ना तब हम दोनों को डिसॉल्व करेंगे हम। थर्ड मेरे पास आती है सॉल्यूट शुड नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सॉल्वेंट अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉल्यूट को हम डिस्टिंग्विश ना कर सके और जैसे डिफ्रेंशिएट ना कर सके सॉल्वेंट पार्टिकल से माइक्रोस्कोप के अंदर भी। सॉल्यूशन वही होता है जिसके पार्टिकल्स
बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाएं एक दूसरे में, और हम उनको नेक डाइक से तो मतलब ही नहीं है, जब उसको माइक्रोस्कोप से ही हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा जिसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। यहाँ से एक चीज़ हमें होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन वही होता है जिसके पार्टिकल्स को हम माइक्रोस्कोप से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो एक टाइप से सॉल्यूशंस जितने भी होंगे हमारे पास वो होमोजीनियस मिक्सचर बोल दूँ मैं, होमोजीनियस मिक्सचर का ही टाइप हो जाएंगे सारे। तो फोर्थ मेरे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जैसा कि हम पहले वाली प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं सकते, तो फिर फिल्ट्रेशन से हम उनको सेपरेट कर पाए ये तो मतलब ही नहीं है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन शुड नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ये एक टाइप से मैं प्रॉपर्टी से बोल दूँ कि सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये सारी चीज़ें कोई भी कंपाउंड रखता है और कोई भी मिक्सचर रखता है तो उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो अब सॉल्यूशन की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, टाइप्स सब कुछ हम कर चुके हैं। अब इसके बाद आते हैं सॉल्यूशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, और आई कैन से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कंसंट्रेशन, और उसके कुछ पार्ट्स भी हैं। आई कैन से कंसंट्रेशन को हम कई वेज में डिफाइन करते हैं, कभी परसेंटेज के पे, कभी पार्ट्स पर मिलियन, कभी पार्ट्स पर बिलियन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन के अंदर। तो अभी इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन, और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसकी डेफिनेशन और उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले लेके चलते हैं कंसंट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब लेके चलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूट, जो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ों का डिस्कस किया था हमने, तो जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट को निकालना, फिर हमें सॉल्वेंट भी दे सकते हैं, सॉल्वेंट का मास कितना है, सॉल्वेंट की वॉल्यूम कितनी है, और सॉल्यूशन का मास कितना है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम कितनी है। हमें सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में से किसी एक चीज़ का पता होगा या दोनों का भी पता हो सकता है, और हमें निकालना क्या है, सॉल्यूट। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इट में बी डिफाइंड एज रिलेटिंग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन नॉन और गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। हमारे पास जो भी कुछ भी हमें गिवन होगा, सॉल्यूशन गिवन होगा या सॉल्वेंट गिवन होगा, उसमें हमें सॉल्यूट निकालना है, कितना हो जाएगा। अब इसको हम कितने तरीकों से पढ़ेंगे ये देख लेते हैं। कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस बाय फॉलोइंग वेज। सबसे पहला परसेंटेज हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी डिस्कस करते हैं, जैसे उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, उसके कितने परसेंट मार्क्स आए, तो सेम परसेंटेज यही है, मीन्स आउट ऑफ 100। पार्ट्स पर मिलियन मीन्स आउट ऑफ मिलियन, यहाँ पे तो हमारे पास परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 ओनली, इसके अंदर पार्ट्स पर मिलियन मीन्स आउट ऑफ मिलियन कितने है, पार्ट्स पर बिलियन आउट ऑफ बिलियन कितने है, एंड स्ट्रेंथ। फिर मेरे पास आती है मोलैलिटी एंड मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड नॉर्मेलिटी। तो कंसंट्रेशन के अंदर हम ये सभी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे परसेंटेज। एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स, अभी जो ये सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन वाला टॉपिक है जो, और आई कैन से जो इसके जो ये 9 पार्ट्स हैं इनका एक्सप्लेनेशन, ये 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 11th में भी चैप्टर है हमारे पास, फर्स्ट चैप्टर ही है, उसके अंदर मोल कंसेप्ट में हमें ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और 12th में भी हमें ये सभी सॉल्यूशन के अंदर जनरली 11th में तो इसका फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन 12th में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन और आगे से सिंपल डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है प्रैक्टिस के लिए। सो 11th 12th दोनों क्लासेस के लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे कंसंट्रेशन के पार्ट्स, और स्टार्ट करेंगे हम परसेंटेज से।